वायरफ ये, वायरफ वो, स्पाई यूनिवर्स ये, स्पाई यूनिवर्स वो, अल्फा में ये होगा, अल्फा में वो होगा, अल्फा सबसे टट्टी फिल्म है, ये यहाँ से कॉपी हुई है, वहां से कॉपी हुई है। सबने सुन लिया, सबने गाली वक्त दी कि इसमें ये बुरा है, वो बुरा है, ये वो उठा लिया, वो उठा लिया, यहाँ से उठाया, वहां से उठाया, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन किसी ने ये बात नहीं की कि वायरफ अपने यूनिवर्स को फिक्स कैसे कर सकता है। मैंने कुछ टाइम पहले भी एक वीडियो बनाई थी, क्या क्या उपाय है उसके पास रीइन्वेंट करने के लिए, क्या क्या कर सकता है वो, क्या क्या नया कर सकता है। आफ्टर धुरंधर लोगों का टेस्ट बहुत ही अलग हो चुका है एज अ स्पाई फिल्म देखने के लिए। तो कैसे हम लोग वायरफ के स्पाई यूनिवर्स को ग्लैमराइज्ड और आइटम सॉन्ग और ये सबसे हटा के ग्राउंडेड रियलिस्टिक बना सकते हैं। तो उसी के ऊपर मैंने रिसर्च किया और प्रॉपर ये ब्लूप्रिंट तैयार किया है कि ये चीजों को अगर वायरफ फॉलो करता है उसकी स्पाई फिल्म्स बेटर हो जाएंगी और बेहतरीन हो जाएंगी। सो टोटल इस वीडियो में 5 पिलर्स होने वाले हैं और उन 5 पिलर्स के 40 पॉइंटर्स होने वाले हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं कि हाउ टू फिक्स वायरफ स्पाई यूनिवर्स। पिलर नंबर 1, कहानी और दाव, नैरेटिव एंड स्टेक्स, स्क्रिप्ट, लॉजिक और पूरी फ्रेंचाइज की जियोपॉलिटिकल सोल को ठीक करना। ये हम लोग डिस्कस करेंगे पिलर 1। पॉइंट नंबर 1, डूम्सडे डिवाइस। ये जो प्लॉट है ना, ये वायरफ को हमेशा के लिए भूलना पड़ेगा। पठान का स्नो व्हाइट सुपर वायरस हो या टाइगर 3 का न्यूक्लियर फुटबॉल, वायरफ स्पाई यूनिवर्स की हर फिल्म एक तरह के मैगेफिन पर बेस्ड है। एक बॉम्ब है जिसका एक काउंटडाउन चल रहा है और वो काउंटडाउन खत्म होने से पहले तुमको, जो हीरो है, जो प्रोटैगनिस्ट है, उसको उस बॉम्ब को डिफ्यूज करना। वायरफ यूनिवर्स का बैकबोन इसी पे टिका है और ये कहीं से कहीं तक एस्पियोनेज सिनेमा नहीं है। ये हॉलीवुड का वही पुराना एक्शन टेम्पलेट है जो हॉलीवुड में 2000s के बीच ही घिस चुका है। फ्रेंचाइज को छोटे, लोकलाइज और एसोमेट्रिक जियोपॉलिटिकल थ्रेट्स की तरफ जाना चाहिए। जैसे कोई डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन जो इलेक्शन को हिला सकता है, इलेक्शन रिजल्ट्स को हिला सकता है। रॉ का कोई ह्यूमन इंटेलिजेंस नेटवर्क किसी दुश्मन देश में कॉम्प्रोमाइज हो जाए, या फिर किसी कॉन्टेस्टेड रीजन में नॉन स्टेट एक्टर्स के थ्रू चल रही प्रॉक्सी वॉर जो स्टेक्स है वो स्पेसिफिक और रीजनल होने चाहिए। ये नहीं हर बार की भाई पूरी दुनिया खत्म होने वाली है, सब खत्म होने वाला है, इसको रोको, इसको कौन रोकेगा, इसको पठान रोकेगा, इसको टाइगर रोकेगा, इसको और जो भी जितने झंडू कैरेक्टर घूम रहे हैं इधर उधर। क्योंकि एक स्पेसिफिक थ्रेट हमेशा एक एब्स्ट्रैक्ट वाले से ज्यादा डरावना लगता है। पॉइंट नंबर 2, हर कॉन्फ्लिक्ट को साउथ एशिया के जियोपॉलिटिकल जो फॉल्ट लाइन है उसमें जोड़ो। इंडिया दुनिया के सबसे कॉम्प्लेक्स इंटेलिजेंस वॉरफेयर जोन के बीच में खड़ा है। चाइना इंडिया बॉर्डर डिस्प्यूट, पाकिस्तान अफगानिस्तान कॉरिडोर, बांग्लादेश म्यांमार वाला कॉन्फ्लिक्ट जो स्पिल हो जाता है, और इंडियन ओशन में चाइना की बढ़ती हुई नेवल ताकत। जो वायरफ का राइटिंग रूम, वहां रिटायर्ड इंटेलिजेंस ऑफिसर, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स जर्नलिस्ट और फॉरेन पॉलिसी एनालिस्ट होने चाहिए जो फिल्म के लिए ऐसे प्लॉट्स और आइडियाज बनाए, ऐसे प्लॉट्स और आइडियाज पिच करें जैसे उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट के क्लासिफाइड फाइल से निकाली, ना कि किसी डाई हार्ड सीक्वल से। जब किसी फिल्म का प्रेमाइस द प्रिंट या फॉरेन पॉलिसी की हेडलाइन लग सके तब समझ जाओ कि जो रियलिज्म का लेवल है वो सही सेट हो चुका है। पॉइंट नंबर 3, विलन का मोटिवेशन आइडियोलॉजी से आना चाहिए, पर्सनल बदले से नहीं। जो वायरफ का स्पाई यूनिवर्स का फ्रेंचाइज, इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इसके सारे एंटेगनिस्ट। टाइगर 3 का शहंशाह या फिर पठान का जिम, हर विलन या तो किसी पर्सनल ग्रज वाला रोग एजेंट है या फिर एक कार्टूनिश मेगलोमैनियक जिसका फाइनल एजेंडा है कि सिस्टम को बर्बाद करना है उसको। इसको सिंपल भाषा में लेजी राइटिंग कहते हैं। एक सच में खतरनाक विलन वही होता है जिसकी सोच आइडियोलॉजिकली कोहेरेंट हो, जैसे एक पाकिस्तानी ISI हैंडलर जो सच में बिलीव करता हो कि इंडिया की ताकत रीजन के लिए खतरा है, या फिर एक चाइनीज इंटेलिजेंस ऑफिसर जो 15 साल से एक लंबी इन्फिल्ट्रेशन प्लान चला रहा हो। विलन की जो सोच है वो कागज पे डिफेंड होने लायक होनी चाहिए, चाहे वो विलन मॉरली गलत ही क्यों ना हो। यही चीज है जो ऑडियंस के अंदर असली ड्रामेटिक टेंशन बनाती है। पॉइंट नंबर 4, स्ट्रक्चरल मॉरल एम्बिग्युइटी लाओ। जो हमारी एजेंसी है उसको भी दुश्मन की तरह खतरनाक दिखाओ। दुनिया की बेस्ट स्पाई फिल्म 3 डेज ऑफ कॉन्डोर से टिंकर ट्रेलर सोल्जर स्पाई तक समझती है कि सबसे डरावनी बात बाहर का दुश्मन नहीं होता है, बल्कि एक रियलाइजेशन होता है कि जिस इंस्टीट्यूट के लिए आप काम करते हो वो खुद ही करप्ट, पॉलिटिकल और अपने ही ऑपरेटिव्स को बलि चढ़ाने वाला है। वायरफ यूनिवर्स में रॉ एक फ्लॉलेस, सच्ची और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरह दिखाई जाती है जो हमेशा ही हर डिसीजन में सही होती है। ये देखो आप नेशनलिज्म तो दिखा रहे हैं बट ये ड्रामेटिकली बहुत बोरिंग लगता है। स्क्रिप्ट कंसल्टेंट्स को पुश करना चाहिए कि जो एजेंसी है वो गलत ऑर्डर्स दे, जैसे किसी इनोसेंट को मारना क्योंकि बड़ा ऑपरेशन बचाना है, या फिर झूठे एविडेंस से डिप्लोमेटिक इंसिडेंट्स करवाना, और हीरोज को इंस्टीट्यूशनल लॉयल्टी और पर्सनल एथिक्स के बीच में चूज करने के लिए मजबूर करना। यही इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट टिंकर ट्रेलर को XXX से अलग बनाती है। पॉइंट नंबर 5, इंटरनल ट्रेटर वाला आर्क अब बहुत देख लिया हमने स्पाई यूनिवर्स में। इस आइडिया को अब जाने दो, इसको रिटायर करो। वायरफ स्पाई यूनिवर्स की ऑलमोस्ट हर फिल्म में एक सीनियर एजेंसी ऑफिसर होता है जो आगे चल के पता चलता है कि ओके दुश्मन के साथ ही मिलकर काम कर रहा है, या फिर वो ऑफिसर खुद ही दुश्मन बन गया। ये ट्रोप स्पाई यूनिवर्स के अंदर इतनी बार यूज हुआ है कि अब ऑडियंस खुद ही फ्रेंडली मेंटोर कैरेक्टर्स को थर्ड एक्ट का विलन मान के चलती है। यहाँ भाई पता है अब जो ये मीठी मीठी लॉलीपॉप दे रहा है ये कल को बंदूक तानेगा मेरे सर पे, ये पहले से ही पता होता है लोगों, लोग ये अज्यूम करके चल रहे होते हैं क्योंकि आपकी हर दूसरी फिल्म में वही होता है। ये सच बताऊं, स्टोरी टेलिंग की बहुत बड़ी हार लगती है कि आपके पास स्टोरीज ही नहीं है, आप उसी गू को निकाल रहे हो, उसको पैन में फिर से पका रहे हो और वही गू हमें फिर से खिला रहे हो। फ्रेंचाइजी को एक और इंसीडियस चीज ट्राई करनी चाहिए, एक सिंगल ट्रेटर नहीं बल्कि इंस्टीट्यूशनल रॉट, एक ऐसी ब्यूरोक्रेटिक कल्चर जिसमें
जिनमें अच्छे ऑफिसर्स भी सिस्टमैटिकली गलत डिसीजंस लेते हैं, या फिर एक ऐसी स्टोरी जिसमें कोई ट्रेटर ही ना हो और जो रियल थ्रेट है वो पूरी तरह बाहर से आए। ये खुद ही ऑडियंस के एक्सपेक्टेशन को रेडिकली तोड़ देगा। और जब एक्सपेक्टेशन टूटते हैं, जब नया एकदम अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट हिट करता है, तो ऑडियंस बोलती है भाई ये तो अनएक्सपेक्टेड था, ये मस्त ट्विस्ट मारा। पॉइंट नंबर 6, 3 एक्ट स्ट्रक्चर को एक्शन बीट्स के बजाय इंटेलिजेंस सर्कल पे बनाओ। अभी जो वायरस स्पाई यूनिवर्स का स्ट्रक्चर है उसमें ओपनिंग एक्ट स्पेक्टेकल होता है, देन हीरो को एक मिशन मिलता है, देन एक ग्लोब ट्रॉटरिंग चेस सीक्वेंस, देन एक इमोशनल यूजुअली वो रोमांटिक सब प्लॉट, देन एंड में एक सिनेमैटिक बैटल। ये कोई एस्पेनाज मूवी का फॉर्मूला नहीं है, ये एक बॉलीवुड कमर्शियल फिल्म का फॉर्मूला है जो एस्पेनाज सिनेमा की असली स्पिरिट को कभी नहीं समझता। रियल इंटेलिजेंस ऑपरेशंस अलग फेजेस में चलते हैं, टारगेट आइडेंटिफिकेशन, सर्वेलेंस और पेनिट्रेशन, एसेट रिक्रूटमेंट, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन और एक्सफिल्ट्रेशन। अपनी स्क्रिप्ट को इन्हीं फेजेस के आसपास बनाओ और एक्शन सीक्वेंसेस खुद ब खुद इंटेलिजेंस वर्क का नेचुरल रिजल्ट लगेंगे। फिर बड़े बड़े सेट्स और वीएफएक्स का डेकोरेशन नहीं, ऑडियंस को लगना चाहिए कि वो सीख रहे हैं कि एस्पेनाज एक्चुअली में काम कैसे करता है। आप धुरंधर में देखो, हम लोग ऐसा लगता है ना भाई, हम लोग सही में रॉ के असली कैसे होता है, ऑपरेट कैसे करते हैं रॉ के एजेंट और पूरा एस्पेनाज कैसे होता है, वो ऐसा लगता है हम लोग इंडिया की तरफ से देख रहे हैं और सीख रहे हैं, हम लोग अडेप्ट कर रहे हैं। तभी तो हम लोग इतना इंडल्ज थे उस सिनेमा में, क्योंकि हमें लगता है हम कुछ सीख रहे हैं, हम लोग पीक डिटेलिंग देख रहे हैं। और उस पीक डिटेलिंग को कैसे हम लोगों ने खुद ब्रेक डाउन किया ना, क्यों ब्रेक डाउन किया? क्योंकि हमको लग रहा था हम सीख रहे हैं, हमें ये क्वेश्चन मिला, हमें इसका रिजल्ट निकालना है, चाहे डिटेल्स कितनी भी ड्रामेटाइज की गई हो। क्योंकि ड्रामा भाई किसको देखना नहीं पसंद है मूवीज में, और खासकर स्पाई एस्पेनाज में जितना ड्रामा हो, जितनी ड्रामेटिक टेंशन हो, उतना मजा आता है। पॉइंट नंबर 7, पूरे यूनिवर्स में कॉन्सिक्वेंस कंटिन्यूटी का रूल लाओ। टाइगर 3 में टाइगर बहुत कुछ झेलता है, बिट्रेयल, इंटरनेशनल मैनहंट, कई ओपोनेंट से हाथापाई की लड़ाई, और सीक्वल तक आते आते ये चीजें ऐसे हो जाती हैं जैसे ये इवेंट्स कभी हुए ही नहीं। जो पूरी फ्रेंचाइजी है ना वाईआरएफ की, उसको एक कंटिन्यूटी फॉलो करनी चाहिए कि अगर इस फिल्म में एक इंसिडेंट हुआ है, सो वो इंसिडेंट उस फिल्म में भी कंटिन्यू हो, कहीं ना कहीं प्लग्स होने चाहिए उसके भी, उससे स्टोरीज और कनेक्टेड फील होती हैं। वाईआरएफ को एक कॉन्सिक्वेंसेस कंटिन्यूटी का बाइबल लाना चाहिए, एक डॉक्यूमेंट हो जो हर प्रोडक्शन में मेंटेन हो और ट्रैक करे कि हर एजेंट ने कौन से मिशन, कितने कैजुअलिटीज और कौन से ऑपरेशनल एक्सपोजर्स झेले। फिल्म ए में कॉम्प्रोमाइज हुआ एक कवर आइडेंटिटी फिल्म बी की इन्फिल्ट्रेशन को मुश्किल बना दे। फिल्म ए में मरा एक एसेट फिल्म बी में प्रोटैगनिस्ट को तकलीफ दे। यूनिवर्स बिल्डिंग का मतलब सिर्फ कैमियोज और पोस्ट क्रेडिट सीन्स नहीं है, ये होना चाहिए एक एक्सपीरियंस का बोझ जो आगे कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। पॉइंट नंबर 8, एक रियल इंटेलिजेंस फेलियर दिखाओ। एजेंसी हर बारी जीतते रहेगी ना तो वो प्रेडिक्टेबल हो जाती है, तो एजेंसी को हारने दो। वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स का सबसे बोल्ड मूव हो सकता है एक ऐसी फिल्म बनाना जिसमें रॉ अपने मिशंस में पूरी तरह और बुरी तरह फेल हो जाए, कोई बड़ा ऑपरेशन जो वो करना चाह रहे हो वो बिगड़ जाए। घर की याद नहीं आई तुझे जस्सी? एसिड जो था हमारा वो बर्न होके मर जाए, या जो इंटेलिजेंस मिली है वो गलत निकले और उसके कारण पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस सच में भुगतने पड़े। ये कोई टेम्पररी हार नहीं होनी चाहिए जो थर्ड एक्ट में भाई सुलट गई, सर्व हो गई, सब बराबर हो गया, बल्कि एक असली अनरिजॉल्व्ड फेलियर जिसके हार्म, जिसके घाव, जिसके बोझ आने वाले फिल्म्स में कैरी फॉरवर्ड हों। यही चीज फ्रेंचाइजी को जेन्युइनली डेंजरस और अनप्रेडिक्टेबल बनाती है। जब ऑडियंस को पता है कि हीरो हमेशा जीतेगा तो वो मूवी के नाम पे सिर्फ एक स्टंट शो देख रहे होते हैं, लेकिन जब ऑडियंस को पता होता है कि हार मुमकिन है, उस पॉइंट पे वो असली ड्रामा देख रहे होते हैं। कि जब पता होता है कि देखो विलन तो में भी हार सकता है लेकिन अपने तरफ भी हार होगी, वो विलन जो कह रहा था उसने करके दिखा दिया। और मूवी, मैं तो चाहता हूँ 1-2 मूवीज ऐसी हैं जिसमें हीरो हार जाए और विलन जीते और फिर सेकंड पार्ट में उसका रिजॉल्व आए, तो थोड़ा सा ऐसे बिल्डअप मिले, थोड़ा डर है, हारने का जो खौफ है वो थोड़ा बिल्ड। हर बार ही जीतते रहेंगे तो मजा कहां से आएगा, ड्रामा कहां से रहेगा? ड्रामा क्रिएट कीजिए, हारिए, हराइए 2-3 बार, तब मजा आएगा। यहाँ से पिलर नंबर 1 खत्म होता है और यहाँ से पिलर नंबर 2 शुरू होता है। और पिलर नंबर 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्शन डिजाइन और प्रैक्टिकल इफेक्ट्स, कार्टूनिस्ट ग्रीन स्क्रीन तमाशे से सर्जिकल रियल कॉम्बैट तक का सफर, ये हम लोग डिस्कस करेंगे इस पिलर में। पॉइंट नंबर 9, पहले फ्रेम से ही ऑडियंस के साथ एक ग्राउंडेड फिजिक्स कॉन्ट्रैक्ट बनाओ। पठान के एक्शन में सबसे ज्यादा नुकसान किसने किया? खासकर वो जो पठान और टाइगर का वो बेयर चेस्ट ट्रेन फाइट था, क्योंकि उसमें ऑडियंस के साथ जो फिजिक्स का कॉन्टैक्ट था उसने उसे ही तोड़ दिया। अब हम में थी शक्तियां तो हमने पैर मारा, हम भी हवा में उसके साथ साथ हम हवा में रुक गए। ग्रेविटी कहाँ गई इसमें? ग्रेविटी गई माँ। देखो जो टाइगर 1 जब आई थी उसकी जो एक्शन थी वो इसलिए चली थी क्योंकि वो भले हाइटेंड थी लेकिन सेंस बनाती थी, टैक्टिकल, कोऑर्डिनेटेड, इसमें जियोग्राफी और लॉजिस्टिक्स का मतलब था। प्री प्रोडक्शन में ही फ्रेंचाइज को डिसाइड करना चाहिए कि उनकी दुनिया का फिजिकल रियलिटी क्या है और हर सीक्वेंस में उसको कंसिस्टेंट रखना चाहिए। जो रूल है वो सिंपल हो, जो भी एक्शन बीट है वो एक टॉप कोऑर्डिनेशन स्पेशल फोर्सेस के ऑपरेटिव से ही मुमकिन होनी चाहिए, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। कोई फालतू का आसमान से सुपर ह्यूमन जंप नहीं, 15 हिट्स खाने के बाद भी कुछ ना होना नहीं, बॉडी के मैकेनिक्स के अगेंस्ट जाके फाइट करना
करना, ये सब आप बिल्कुल बंद कर दो। पॉइंट नंबर 10, स्पेशल फोर्सेस कंसल्टेंट वाला डेडिकेटेड स्टंट कोरियोग्राफर रखो। YRF का एक्शन डिजाइन एक बेसिक प्रॉब्लम झेल रहा है। इनकी जो कोरियोग्राफी है उसके अंदर बॉलीवुड परफॉर्मेंस का डीएनए है। थिएट्रिकल, वाइड शॉट, गेस्चर हेवी, जो वाइड कैमरास में अच्छा लगे, ना कि रियल क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट का प्रैक्टिकल, लाइट और एफिशिएंट स्टाइल। इसके गोल्ड स्टैंडर्ड्स एग्जांपल हैं गैरेथ एवांस, द रेड एंड द रेड 2, ग्रीन ग्रास, बॉर्न आइडेंटिटी एंड यूनाइटेड 93 एंड अर्ली जॉन विक, जो स्पेशल लॉजिक, फटीग और हर मूवी की कॉस्ट को प्रायोरिटी देते हैं। YRF को अपने टीम में ऐसे कोरियोग्राफर्स रखने चाहिए, खासकर एक्शन के लिए, जिन्होंने रियल मिलिट्री या फिर पुलिस कंसल्टेंट्स के साथ क्लोजली काम किया हो, जो जानते हैं कि आर्मी में फाइट कैसे होती है, पुलिस कॉम्बैट कैसे करेगी, क्लोज कॉम्बैट्स कैसे होते हैं, रियल कॉम्बैट्स कैसे होते हैं, जैसे जीरो दार्क 30 ने रियल सील वेटरन्स के साथ किया। पॉइंट नंबर 11, हर एक्शन सीक्वेंस में कम से कम 60 to 40 प्रैक्टिकल टू डिजिटल रेशियो को मैंडेटरी रखो। तुम पठान बोल लो, टाइगर 3 बोल लो, अभी हाल ही में वॉर बोल लो, या फिर अल्फा आ रही है वो बोल लो, इन सब के VFX पे बहुत हेवी बैकलैश हुआ था। और वो सिर्फ लुक्स की बात नहीं थी, ऑडियंस का इमर्जन सीन से टूट गया था। जब कोई फॉल, ब्लास्ट या स्टंट देखने पे डिजिटल लगता है कि आपको दिख रहा है, आपको दिख जा रहा है वहां पे वायर वर्क, आपको दिख जा रहा है वहां पे प्रैक्टिकल इफेक्ट नहीं किया गया, वहां पे प्रैक्टिकली काम नहीं किया गया, वहां पे बस ग्रीन स्क्रीन में इन लोगों को तार बांध के उछाल दिया इधर उधर से। जब वो चीज दिख जाती है ना आपको, तो ब्रेन इमोशनली उस चीज से आपको सीधा डिस्कनेक्ट कर देता है। फ्रेंचाइज को इस चीज को पर एक हार्ड रूल बनाना चाहिए, हर सीक्वेंस का कम से कम 60% प्रैक्टिकल शूट हो। VFX सिर्फ एनवायरनमेंट बढ़ाने जैसे रियल लोकेशंस को डिजिटली एक्सटेंड करना या जो इम्पैक्ट है उनको इनहेंस करना, प्रैक्टिकल प्रोस्थेटिक्स को पोस्ट में बेहतर करना, इन चीजों के लिए एक्चुअल में VFX यूज होना चाहिए। ये टेक्नोलॉजी के लिमिटेशंस की बात नहीं है, ये रियलिज्म की फिलॉसफी है। ये जो पैरेलल डिजाइन किया जाता है ना कि तुम YRF का यूनिवर्स देख सकते हो जो मिशन इम्पॉसिबल का यूनिवर्स है, उससे नहीं हो ही नहीं सकता। ये जो लोग बोलते थे ना कि भाई मिशन इम्पॉसिबल भी तो स्टाइलाइज्ड है, जैसे YRF का स्पाई यूनिवर्स होता है, स्टाइलाइज्ड है, लेकिन एक चीज लोगों ने कभी नोटिस नहीं की, वो है मिशन इम्पॉसिबल 3 दशकों से इसी प्रिंसिपल पे चल रहा है कि वो ये 60-40 प्रैक्टिकल टू डिजिटल रेशियो को फॉलो करता है। और ऑडियंस का ट्रस्ट कमाने में इस चीज का फायदा बहुत ज्यादा हुआ है। हम लोग क्यों जानते हैं टॉम क्रूज को, मेरे को बताओ। टॉम क्रूज, उसके हैंडसमनेस तो भाई उसको तो छोड़ ही दो साइड, लेकिन वो जो मिशन इम्पॉसिबल में करता है, सबसे ज्यादा जिस चीज की तारीफ होती है दैट इज वो अपने सीक्वेंसेस खुद करता है, चाहे वो जंप कॉम्बैट्स हो, वो हर एक चीज वो खुद प्रैक्टिकली करता है। दैट इज व्हाई ऑडियंस ट्रस्ट करती है टॉम क्रूज पे। वो जो स्टंट्स करता है मिशन इम्पॉसिबल, इसीलिए लोगों के नजर में वो रियल लगता है, लोग उन स्टोरीज से और कनेक्ट कर पाते हैं। पॉइंट नंबर 12, रियल इंटरनेशनल लोकेशंस पे डॉक्यूमेंट्री स्टाइल क्रू के साथ रियल एक्शन शूट करो। YRF के पास एक बहुत ही अंडर यूज रिसोर्स है, जो वो उसने कुछ फिल्मों में किए भी हैं, लेकिन एकदम ही लॉन्ग स्केल में जाके नहीं, वो आगे जाके वो VFX वाला वो गुहगी देता है, जबकि पहले उसने स्टार्ट में वो प्रैक्टिकली जा रहा होता है, लेकिन उसके बाद वो ऐसी बकचोदी करने लग जाता है कि उसके बाद वो प्रैक्टिकली छोड़ो, वो डिजिटली भी गू लगने लगता है। इंडिया के रियल वर्ल्ड लोकेशंस, लद्दाख की हाई एल्टीट्यूड ट्रेन्स, राजस्थान की डेजर्ट आर्किटेक्चर, मुंबई की गली मोहल्ले वाली केओस और इंडिया का लंबा कोस्ट लाइन। मुंबई में सेट बना के लोकेशन फुटेज कंपोज करने के बजाय फ्रेंचाइजी को ऑपरेशनली इंपॉर्टेंट रीजन्स पर रियल और लंबी शूट्स करनी चाहिए। अगर कोई सर्वेलेंस या फिर एब्स्ट्रैक्ट सीन रियल चांदनी चौक की गलियों में शूट हो, या कोई कोल्ड ओपन इस्तांबुल या तबिलिसी की रियल सड़कों पे हो, तो फिल्म को एक ऐसी ऑथेंटिसिटी मिलेगी जो जितना भी पैसा फूक लो VFX कभी नहीं कर पाएगा। धुरंधर ने इतने बड़े बड़े सेट्स क्यों लगाए? क्या उनके पास वो बजट नहीं था? जियो स्टूडियोज था उनके पास, जिनके पास बेशुमार पैसा है, जो पैसा फूक सकते थे उनके आइडिया पे कि भाई सब कुछ प्रैक्टिकली शूट करने की जरूरत है, हम लोग पोस्ट में संभाल लेंगे, VFX में संभाल लेंगे, हमारे पास बहुत पैसा है यार। तू बोल, तू क्या बोलता? तू DNX से कराएगा, किससे कराएगा? बोल, हम लोग करा देंगे। लेकिन नहीं, उसने प्रैक्टिकली एक एक चीज को शूट किया, प्रैक्टिकली एक एक चीज, एक बड़े बड़े सेट बनाए। क्योंकि जब देखो पाकिस्तान का हमारे पास एक्सेस नहीं है, हम लोग लियारी नहीं जा सकते, और उस टाइम का लियारी बनाना मतलब अभी वैसा नहीं होगा, अभी चेंज हो चुका होगा। सो वो लियारी उसने पहली बात तो पुरानी बनाई, एकदम ऐसा सेट जो कि फिल्म स्कूल में स्टडी होना चाहिए। क्यों? ऑथेंटिसिटी के लिए, कन्विक्शन के लिए। ये सिर्फ क्रिएटिव चॉइस नहीं है, ये कमर्शियल एडवांटेज भी है। पॉइंट नंबर 13, क्लोज क्वार्टर्ड कॉम्बैट्स के लिए हैंड हेल्ड काइनेटिक कैमरा स्टाइल अपनाओ, पर कंट्रोल्ड क्योस के साथ। ग्रीन ग्रास वाला हैंड हेल्ड एक्शन फिल्माने का तरीका अक्सर गलत समझा जाता है। लोग सोचते हैं मतलब कैमरा को ज्यादा हिलाओ, ऐसा नहीं है, ये बेवकूफी है। असल में ग्रीन ग्रास एक प्रपोजल काइनेटिक ग्रामर फॉलो करता है। देखो कैमरा जो है वो हैंड हेल्ड तो होता है, उसमें कोई डाउट नहीं, और उसको पता होता है कि कैमरा जाना कहां है। वो ऐसे ही कहीं भी कैमरा नहीं घुमा रहा होता है, वो एक सीक्वेंस में कैमरा घुमाता है। इसको फॉलो करना है और कब लॉक ऑफ करके जियोग्राफी स्टैब्लिश करनी है, ये पता होता है, ये प्लान्ड होता है। YRF के एक्शन सीक्वेंसेस का प्रॉब्लम ऑपोजिट है, या तो बहुत स्टैटिक या वाइड एकदम स्टेज परफॉर्मेंस ही बना दो, या तो इतना फास्ट कि समझ ही नहीं आ रहा होता कि कहां क्या हो रहा है। देखो जो मैंडेट हो वो सिंपल हो, हैंड हेल्ड, क्लोज, इंटीमेट, लेकिन जियोग्राफिकली क्लियर। ऑडियंस को हमेशा पता होना चाहिए कि ओपोनेंट कहां है, एग्जिट कहां है, और जो सराउंडिंग है
वो क्या अलाउ करता है। देखो केओस हो, केओस कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन क्लियरिटी हो उस केओस में। ये जो मैंने पूरा कैमरा वर्क ये समझा रहा हूँ ना, ये मैंने अपने पिछली वीडियो से ही सीखा है। वो जो मैंने पूरा स्टडी किया था अबाउट द कैमरा वर्क इन द मूवी किल, तुम जाके जरूर देखना, तुमको पता चलेगा कि भाई हैंड हेल्ड रखते हुए भी, केओस मचाते हुए भी क्लियरिटी कैसे रखते हैं। पॉइंट नंबर 14, वेपन हैंडलिंग, टैक्टिकल गियर्स और ऑपरेशनल प्रोटोकॉल में ऑथेंटिसिटी लाओ। ऑलमोस्ट हर वाईआरएफ के एक्शन सीक्वेंस में जो गन्स है उनको प्रॉप्स की तरह यूज किया जाता है। इनफाइनाइट बुलेट कभी भी जाम नहीं होती, टैक्टिकल रिलोड नहीं होता, कवर लेकर फायर करने का डिसिप्लिन ही नहीं होता, और कैरेक्टर्स परफेक्टली वर्किंग वेपन्स को बिना वजह छोड़ देते हैं। एक्शन शूटिंग के हर दिन एक मिलिट्री टेक्निकल एडवाइजर सेट पे होना चाहिए, सिर्फ प्री प्रोडक्शन ब्रीफ के लिए नहीं, वेपन्स एजेंसी के हिसाब से होनी चाहिए। रॉ ऑपरेटिव्स फील्ड में वो हार्डवेयर नहीं कैरी करेंगे जो सील टीम 6 कैरी करता है। कैरेक्टर्स को ट्रिगर डिसिप्लिन, सिचुएशनल अवेयरनेस और रियल स्पेशल ऑप्स जैसे कम्युनिकेशंस दिखाने चाहिए। ये सारी डिटेल से कैजुअल व्यूअर को दिखाई नहीं देती, मैं मानता हूं, पर सबकॉन्शियसली वही ऑथेंटिसिटी का फील देती हैं। पॉइंट नंबर 15, हर एक्शन सीक्वेंस में फिजिकल कॉस्ट लाओ। हीरोज को चोट लगनी चाहिए, और अगर चोट लग भी रही है तो वो चोट शरीर में रहनी चाहिए फॉर द लॉन्ग टाइम। फॉर आने वाली फिल्म्स जिसमें वो कैमियोज देंगे, उसमें भी उनकी वो चोट कम से कम मार्क्स तो विजिबल हो। किसी का थोथड़ा फूटा है, किसी का मुंह फूटा है, कम से कम वो दिखे तो सही। वाईआरएफ एक्शन की सबसे बड़ी कमजोरी है कि हीरो कितनी भी मार खाए, हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, लंगड़ा हो जाए, लूला हो जाए, गर्दन यहां से उखड़ ही जाए, कुछ ही देर में वापस फुल्ली एनर्जी से लड़ने लगता है। हाउ इज दिस पॉसिबल? इससे आगे की जो सीक्वेंसेस हैं, जो सीन्स हैं, उसकी इंसान को टेंशन ही कम हो जाती है। जो व्यूअर है उसको टेंशन ही कम हो जाती है कि भाई इसको तो कुछ होता ही नहीं, ये तो सुपरनैचुरल बीइंग है। फ्यूरी रोड देखिए तुम लोगों ने, उसका प्रिंसिपल याद करो। मैक्स का चोट लगा हाथ पूरी फिल्म में उसके हर एक्शन डिसीजन को अफेक्ट करता है। अगर पठान को सेकंड हाफ में एक नाइफ का वुंड लगता है तो थर्ड एक्ट के क्लाइमैक्स में उसकी मोबिलिटी कम होनी चाहिए। अगर टाइगर का शोल्डर डिसलोकेट होता है मिड पॉइंट पे, तो ऑडियंस को आने वाली फाइट्स में कम से कम उस मूवी की दिखनी चाहिए कि वो जो हीरो है, जो टाइगर है, वो कॉम्पेंसिएट कर रहा है। फिजिकल कॉन्सिक्वेंस ही वो चीज है जो एक्शन कोरियोग्राफी को कैरेक्टर का ड्रामेटिक राइवल बनाता है। पॉइंट नंबर 16, क्लाइमेटिक एक्शन का स्ट्रक्चर बढ़ाओ। वो जो फाइनल बॉस वाला तुम्हारा फॉर्मेट है ना, उससे बाहर निकलो। वाईआरएफ के हर स्पाई यूनिवर्स का एंडिंग में बताऊं, विलन और हीरो के बीच एक 1-on-1 फाइट होगी, वो भी फिजिकली, जो बेसिकली वीडियो गेम लॉजिक से आया स्ट्रक्चर है। इसको ऐसे बदलना चाहिए कि ये दिखे इंटेलिजेंस ऑपरेशंस असल में कैसे खत्म होते हैं। फीस्ट फाइट से नहीं, बल्कि इंफॉर्मेशन चेकमेट से, एक टैक्टिकल मूव से, एक ऑपरेशनल एक्सपोज से, या फिर सबसे सोफिस्टिकेटेड विजन में एक चॉइस से। असली एस्पेनाज फिल्म का क्लाइमैक्स जितना फिजिकल होता है उतना ही वर्बल भी होता है, जैसे टिंकर टेलर का इंटरोगेशन रूम क्लाइमैक्स, ज्यादा कन्वर्सेशन का कंट्रोल इन्फॉर्मेशन लीक। जब क्लाइमैक्स फिजिकल भी हो तो वो छोटा, ब्रूटल, इनकॉन्क्लूसिव और कॉस्टली होना चाहिए, ना कि बस एक कोरियोग्राफ शो। यहाँ से पिलर नंबर 2 खत्म होता है और यहाँ से पिलर नंबर 3 शुरू होता है, और इस पिलर में हम लोग डिस्कस करेंगे कैरेक्टर डेप्थ, आर्क्स एंड डी एजिंग। सुपर स्पाई को इंसान बनाओ बिना उस स्टार की शान कम किए, ये हम डिस्कस करेंगे इस पिलर में। पॉइंट नंबर 17, लेगेसी कैरेक्टर्स की उम्र और फिजिकल डिक्लाइन को मानो और उनको दिखाओ। सलमान खान 60 के करीब हैं, शाहरुख खान अपने लेट 50s में। वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स अभी ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये इंसान आज भी वैसे ही हैं जैसे 15 साल पहले थे। वीएफएक्स में घुसा घुसा के डी एजिंग किए ही जा रहे हैं, कैमरा एंगल्स और एथलेटिक डबर्स यूज कर रहे हैं। ऑडियंस को ये इल्यूजन अब दिखने लगा है, और सबसे मेन पॉइंट, उन्हें ये पसंद नहीं आ रहा है। इसका सबसे ज्यादा पावरफुल सोल्यूशन ये है कि एज को मानो और दिखाओ कि एक उम्रदार फील्ड ऑपरेटिव के लिए इसका क्या मतलब है। स्लो रिकवरी, ये रियलाइजेशन की रिफ्लेक्सेस थोड़े कम हो गए हैं। एडवाइजरी रोल्स में जाने का इंस्टीट्यूशनल प्रेशर, और सच बताऊं ये एक बहुत रिच कैरेक्टर आर्क बन सकता है। एज को छुपाना एक बहुत ही लेजी फिल्म मेकिंग है, बट एज को ड्रामेटाइज करना, उसे यूज करना, वो ग्रेट फिल्म मेकिंग में आता है। पॉइंट नंबर 18, असली फिलोसॉफिकल ट्रॉमा लगाओ और उसे फिल्म के बीच कंटिन्यू करो। टाइगर ने कई फिल्म में बहुत सारे एनिमी कैजुअलिटीज, सिविलियन कोलैटरल डैमेज, जो एसेट होता है उसकी मौत, और बार बार इंस्टीट्यूशन और लोगों से बिट्रेयल झेली है। बट ये दो कभी भी एक दो ब्रूडिंग मोमेंट से ज्यादा स्क्रीन पे साइकोलॉजिकली दिखाया ही नहीं है, जो तुरंत एक राउजिंग बीजीएम से सब ठीक हो जाता है। अब जिसने धोखा दिया, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आया, फिर एंड देन भाई बंधु हो गए फिर से। ये क्या बेवकूफी है? अभी वो 15 मिनट पहले तक तेरे प्राइम मिनिस्टर को असैसिनेट करने की कोशिश कर रहा था, लोड़ू। फ्रेंचाइजी को लॉन्ग टर्म इंटेलिजेंस फील्ड हुआ, रियल फिलोसॉफिकल रियलिटी को
एक्सप्लोर करना चाहिए। हाइपर विलिंगनेस, डिसोसिएशन, मॉरल इंजरी, ऑपरेशनल पैरानोया, रिलेशनशिप मेंटेन करने की दुश्वारियां और मल्टीपल फेक आइडेंटिटीज में रहने का इमोशनल बोझ। इसका मतलब ये नहीं कि फ्रेंचाइजी को ट्रॉमा ड्रामा बना दिया जाए, इसका मतलब ये है कि कॉस्ट छोटे, कंसिस्टेंट एंड कैरेक्टर स्पेसिफिक बिहेवियर में दिखाई दे। पॉइंट नंबर 19, टाइगर, कबीर और पठान के लिए अलग अलग साइकोलॉजिकल प्रोफाइल्स और सोच बनाओ। अभी तुम वाईआरएफ यूनिवर्स के जितने भी एजेंट्स हैं, सबका कैरेक्टर आर्क सेम है, सबका सोचने का तरीका सेम है, सबके एक्ट्स सेम है। पेट्रियोटिक, फिजिकली परफेक्ट, इमोशनली लॉयल और देश के मिशन के बारे में ऑप्टिमिस्टिक। दीज थिंग्स आर वेरी गुड फॉर वन स्पाई, नॉट फॉर ऑल द स्पाइस। जब ये तीनों इवेंचुअली एक साथ स्क्रीन पर आएंगे, तब ये जो तीनों की सिमिलैरिटी है ना, ये ड्रामेटिकली काफी नहीं है। टाइगर को फील्ड इंस्टेंस वाला ऑपरेटिव होना चाहिए, इमोशनल, मॉरली क्लीन और थोड़ा रेकलेस। पठान कोल्ड कैलकुलेशन वाला इंटेलिजेंस ऑफिसर जिसके लिए मिशन फर्स्ट है, इमोशनली आर्मर्ड है, मतलब इमोशनली तुम उसको इतना जल्दी पेनिट्रेट नहीं कर पाओगे, एंड उसके पास पुराने ऑपरेशंस का मॉरल बोझ है। और कबीर एक सिस्टम्स थिंकर से आइडियोलॉजिकल डिसेंडेंट बना, जो सिस्टम को सबसे अच्छे से समझता है और इसीलिए उससे जो करने को कहा जाता है वो उससे सबसे ज्यादा डिस्टर्ब होता है। ये डिफरेंस क्रॉसओवर्स को सिर्फ विजुअली स्पेक्टेकुलर नहीं, ड्रामेटिकली भी इंटरेस्टिंग बनाएंगे। पॉइंट नंबर 20, फीमेल कैरेक्टर्स को ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस और स्टोरी में सेंटर स्टेज दो। जोया, कटरीना कैफ का जो कैरेक्टर है, और रुबीना जो दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर है, दोनों को जब उनको इंट्रोड्यूस किया गया था उस टाइम इंटेलिजेंस ऑपरेटिव दिखाया गया और फिर सिस्टमैटिकली सिर्फ एक इमोशनल एंकर बना के छोड़ दी, जो एक कॉम्बैट सपोर्ट और सिर्फ एक रोमांटिक प्लॉट डिवाइस है। ये क्रिएटिव फेलियर भी है, और जैसे जैसे इंडियन सिनेमा में फीमेल ऑडियंस की स्पेंडिंग पावर भी बढ़ती जा रही है, अब ये कमर्शियली भी सही नहीं है। खासकर जोया, जो एक एक्स ISI ऑपरेटिव, जो रॉ का एसेट बन गई, फ्रेंचाइजी की सबसे कॉम्प्लेक्स बैक स्टोरी वाला कैरेक्टर है और इसे कभी भी प्रॉपर्ली एक्सप्लोर ही नहीं किया गया। एक जोया सेंट्रिक चैप्टर जिसमें उसकी ISI की लॉयल्टी और रॉ की ड्यूटी दोनों क्लैश करें। ये सच बताता हूँ, फ्रेंचाइजी की कोई भी ड्रामेटिक सीन उठा लो, उससे ज्यादा ड्रामेटिकली एनहांस्ड होगा। पॉइंट नंबर 21, विलन को एक ऐसा सीन दो जिससे ऑडियंस भी उस विलन से सहमत हो जाए। एक सही से लिखे हुए विलन का सबसे बड़ा टेस्ट ये है कि क्या कोई एक सीन हो जिसमें ऑडियंस ये जानते हुए भी कि वो एक विलन है, उसके बाद पे सर हिला दे। ये कौम का ड्रामा मुझे मत दिखा साले। 4 गोली खाई है मैंने अपनी कौम के लिए, बच्चा खा लिया कौम ने मेरा, बदले में थोड़ा वापस ले लिया। तो कौन सा तेरी अम्मी छीने तुझसे साले? मुझे सिखाएगा मादर, मुझे सिखाएगा मादर। टाइगर 3 के शहंशाह को इमरान हाशमी ने काफी कमिटमेंट से निभाया। उसे एक बहुत ही बढ़िया ट्रेजिक बैक स्टोरी भी दी गई और उसे फिर भी एट द एंड एक कार्टूनिश विलन करने को कहा गया। राइटर्स ने कभी वो सीन नहीं बनाया जिसमें उसका वर्ल्ड व्यू चाहे मॉरली गलत हो बट समझ में आए। हर बड़े स्पाई ड्रामा विलन, टिंकर ट्रेलर का कार्ला हो या नो कंट्री का एंटोन शिग्री, उनके पास ये सीन है जब ऑडियंस भी विलन से बोले कि विलन है बट बात इसने सही की है। वाईआरएफ के राइटर्स को अगर उन्हें स्पाई यूनिट को संभालना है तो ऐसे कैरेक्टर्स बनाने पड़ेंगे, ऐसे विलन्स बनाने पड़ेंगे। वो मोमेंट जब विलन सिस्टमैटिक इनजस्टिस, इंस्टीट्यूशनल बिट्रेयल, जियोपॉलिटिकल हिपोक्रेसी के बारे में कुछ इतना कोहेरेंट बोले कि ऑडियंस के मन में एक अनकंफर्टेबल फीलिंग जाग जाए। ये कैरेक्टर भले गलत हो लेकिन ये जो बात कह रहा है ये सही है। पॉइंट नंबर 22, क्रॉस यूनिवर्स कन्वर्जेंस को फिजिकल कैमियोज से नहीं, शेयर्ड इंटेलिजेंस से करो। पठान के अंदर टाइगर पठान क्रॉसओवर कैमियो क्राउड के लिए इफेक्टिव था, पर ये यूनिवर्स को जोड़ने का एक ब्रूट फोर्स सोल्यूशन था। मार्वल की फटीग देखी गई है कि ऑडियंस ऐसे कैरेक्टर कैमियो से थक गई है जिसमें कोई नैरेटिव नहीं होता, क्या अगर नैरेटिव है भी तो उस नैरेटिव का कोई वेट नहीं होता, बेसिकली सिर्फ फैन सर्विस के लिए किया जाता है। वाईआरएफ यूनिवर्स को जोड़ने का बेहतर तरीका शैडो कनेक्शंस बनाना है। जैसे टाइगर 3 में एक ऐसे ऑपरेशन का मेंशन हो जो क्लियरली पठान की कहानी थी, या पठान को कोई टैक्टिकल रिसोर्स मिले जो टाइगर पहले किसी कैरेक्टर से मिला था, या एक इंटेलिजेंस ब्रीफिंग जो दिखाए कि दोनों एजेंसीज की पैरेलल ऑपरेशंस एक दूसरे को बिना जाने इफेक्ट कर रही है। फिजिकल क्रॉसओवर सिर्फ ड्रामेटिकली इंपॉर्टेंट स्टोरीज से जस्टिफाई मोमेंट्स के लिए रखना चाहिए, मिड फिल्म तमाशा बनाने के लिए नहीं। पॉइंट नंबर 3, फ्रेंचाइजी के लॉन्ग टर्म स्टार ट्रांजिशन के लिए मेंटर सक्सेसर आर्क बनाओ। जिन स्टार्स की उम्र 60 के करीब है उनके अराउंड फ्रेंचाइजी को एक सक्सेशन प्लान अपनी स्टोरी में ही बनाना पड़ेगा। और हाँ, ये ड्रामेटिकली स्मार्ट तरीके से होना चाहिए, सिर्फ कमर्शियल कैलकुलेशन से नहीं। वॉर फिल्म का फ्रेमवर्क जिसमें ऋतिक का कबीर टाइगर श्रॉफ के खालिद को मेंटोर करता है, फिर उसके द्वारा बिट्रेयल होता है एंड फिर उसका शिकार होता है। ये स्ट्रक्चरली एक बहुत अच्छा टेम्पलेट था, पर ये सिर्फ फिजिकल कंपटीशन पर ज्यादा डिपेंडेंट था और आइडियोलॉजिकल ट्रांसमिशन से कम। फ्रेंचाइजी को ऐसे लॉन्ग टर्म मेंटर आर्क्स बनाने चाहिए जिसमें वेटरन एजेंट्स अपनी साइकोलॉजी अगले आने वाले जनरेशंस को एक्टिवली, डेलिब्रेटली और इम्परफेक्ट तरीके से सिखाए, और ड्रामा इसी में हो कि ट्रांसलेशन में क्या खो गया और क्या बदल गया। पॉइंट नंबर 24,
टाइगर, कबीर और पठान को ऐसे लिखो जिन्होंने मॉरल मिस्टेक्स की हैं जो वापस नहीं हो सकती। तीनों लीड कैरेक्टर की सबसे बड़ी ड्रामेटिक कमजोरी है कि वो हमेशा एक मॉरल प्योरिटी में रहते हैं। इनको फ्रेंचाइज कभी भी सही से चैलेंज करता ही नहीं। वो मुश्किल काम करते हैं पर हमेशा ही सही होते हैं। कभी कभी ऑर्डर्स तोड़ते हैं पर उनका इंस्टिंक्ट हमेशा करेक्ट होता है। किसी भी कैरेक्टर के ऊपर कोई मॉरल परमानेंट दाग है ही नहीं। ना कोई इनोसेंट मारा गया हो जिससे वो डिजर्व ना करता हो, ना कोई एसेट बिना वजह कुर्बान हुआ, ना कोई गलत इंटेलिजेंस दी गई हो जिससे कुछ रियल वर्ल्ड डिजास्टर हुआ हो। ये प्योरिटी ड्रामेटिकली बहुत बोरिंग है। फ्रेंचाइजी को हर कैरेक्टर के लिए एक स्पेसिफिक पुराना इवेंट बनाना चाहिए, एक ऑपरेशनल डिसीजन जिससे किसी पर्सनल को, इनोसेंट को परमानेंट नुकसान पहुंचा और उससे आगे की फिल्म में वो एक भूत की तरह चलना चाहिए। इट्स नॉट अ ऐसे आत्मा वात्मा यारी, नहीं, वो नहीं करना है। इट्स लाइक अ साइकोलॉजिकल भूत। और हाँ, मेलोड्रामा मत बना देना इसको, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि एक क्वाइट स्पेसिफिक वेट की तरह जो उनकी हर हरकत को अर्न्ड और कॉस्टली बना दे। यहाँ पे पिलर नंबर 3 खत्म होता है और यहाँ से पिलर नंबर 4 शुरू होता है। और पिलर 4 में हम लोग डिस्कस करेंगे टोन्स, एस्थेटिक्स और सिनेमैटिक स्टाइल। एक मैच्योर स्पाई यूनिवर्स में ये सब चीजें कैसे प्लेस होती हैं और कैसे उनको यूज किया जाता है एंड इनका क्या महत्व होता है, यही हम लोग डिस्कस करेंगे पिलर 4 में। पॉइंट नंबर 25, विजुअल आइडेंटिटी को पूरी तरह से बदल दो। कलर्स को डीसैचुरेट और एटमॉस्फेयर वाला बनाओ। अभी वायरएफ यूनिवर्स का लुक है बहुत ही सैचुरेटेड, हाई कॉन्ट्रास्ट, ऑलमोस्ट कमर्शियल ग्रेड ग्लैमर फोटोग्राफी। हर फ्रेम एक टूरिज्म एड या फिर परफ्यूम एड जैसा लगता है। ये भले देखने में आई प्लीजिंग लगता हो पर स्पाई यूनिवर्स जैसी फ्रेंचाइजी के लिए ये चीज इमोशनली गलत है। इसका मतलब खतरा, मॉरल कंफ्यूजन और ऑपरेशनल पैरानोया होना चाहिए। विजुअल रेफरेंस 0 Dark 30 के कोल्ड ब्लूज और इंस्टीट्यूशनल ग्रेस, सिकारियो के ब्लीच्ड अर्थ टोन्स, म्यूनिक का क्लास्ट्रोफोबिक एम्बर और टिंकर ट्रेलर सोल्जर स्पाई के वॉश्ड आउट ग्रीन होने चाहिए। कलर ग्रेडिंग सिर्फ देखने की बात नहीं है, ये ऑडियंस के लिए एक साइकोलॉजिकल सिग्नल है कि वो कैसी दुनिया में आए हैं और उनको इस दुनिया को कितना सीरियसली लेना है या फिर कैसे सीरियसली लेना है। पॉइंट नंबर 26, वायरएफ के बॉम्बास्टिक ऑर्केस्ट्रल म्यूजिक को टेंशन बनाने वाले साउंड डिजाइन से बदलो। वायरएफ का बीजीएम मॉडल इमोशनल मोमेंट्स पे बड़े ऑर्केस्ट्रल स्वेल्स, एक्शन पे ट्रियम्फेंट ब्रास, रोमांस पे पियानो। ये फिल्म खुद ही बोल देती है कि हर मोमेंट पे आपको क्या फील करना है, जो सोफिस्टिकेटेड फिल्म मेकिंग के बिल्कुल ही ऑपोजिट है। रेफरेंस मॉडल ट्रेंट रेजनॉर और एटिकस रोज का काम है 0 Dark 30 और द सोशल नेटवर्क में। इलेक्ट्रॉनिक, टेक्सचरल, एम्बिएंट जो मेलोडी से नहीं बल्कि साउंड के एक्यूमुलेट होने से ड्रेड बनता है। या फिर जोहानसन का बिजनेस वाला मिनिमल परकशन स्टाइल, या नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन का कंट्रोल्ड साइलेंस। फ्रेंचाइज जो है वो एक मेन थीम रख सकती है, बेशक रख सकती है, पर उसे बहुत सिलेक्टली यूज करना चाहिए और सिर्फ उन मोमेंट्स के लिए जो सस्टेन टेंशन के बाद अर्न हुई हो। पॉइंट नंबर 27, हर प्लॉट की बैकबोन ऑथेंटिक इंटेलिजेंस एजेंसी प्रोटोकॉल को बनाओ। वायरएफ यूनिवर्स में रॉ एक सुपर हीरो ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करता है। चीफ जो है वो मिशन देता है, हीरो अनलिमिटेड रिसोर्सेज के साथ उसको एग्जीक्यूट करता है और रियल इंटेलिजेंस ऑपरेशंस की ब्यूरोक्रेटिक रियलिटी कभी नजर ही नहीं आती। ये वायरएफ यूनिवर्स के अंदर बदलना चाहिए। जो रियल इंटेलिजेंस वर्क होता है ना, वो कंपार्टमेंटलाइजेशन से चलता है। किसी एक ऑपरेटिव को पूरी पिक्चर नहीं पता होती, नीड टू नो सिस्टम से। एसेट्स को नहीं पता होता कि उनका हैंडलर किसको रिपोर्ट करता है, डिनाइबिलिटी से। ऑपरेशंस ऐसे डिजाइन होते हैं कि स्टेट क्रेडिबिलिटी इनकार कर सके और ब्यूरोक्रेटिक फ्रिक्शन से। रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, परमिशंस चाहिए होती हैं। एजेंसी के बीच राइवलरीज ऐसे ऑब्स्टेकल बनाती है। ये स्ट्रक्चरल रियलिटीज ड्रामा में रुकावट नहीं है। अगर इनको सही से लिखा जाए तो पूरा ड्रामा एक्चुअल में यही है। पॉइंट नंबर 28, हर ऑपरेशनल रीजन के लिए अपनी अलग विजुअल भाषा बनाओ। ग्लोब टॉटरिंग स्पाई यूनिवर्स का एक बहुत बड़ा गुना है कि लोकेशन सिर्फ इंटरचेंजेबल बैकड्रॉप्स बन जाते हैं। चेस सीक्वेंस बुडापेस्ट में हो या फिर बैंकॉक में, विजुअल लैंग्वेज सेम ही रहता है। फ्रेंचाइजी को हर ऑपरेशनल एनवायरनमेंट के लिए अपनी अलग विजुअल ग्रामर बनानी चाहिए। किसी साउथ ईस्ट एशियन सिटी की भीड़भाड़ वाली सेंसोरली ओवरलोड करती इंटीमेसी, किसी यूरोपियन इंटेलिजेंस मीट की कोड इंस्टीट्यूशनल सर्वर्टी, किसी हाई एल्टीट्यूड हिमालयन बॉर्डर सर्वेलेंस मिशन की वास्ट एलिमेंटल खाली जगह। हर जगह का अपना लेंस, फोकल लेंथ, कैमरा मूवमेंट और कलर टेम्परेचर होनी चाहिए ताकि बिना डायलॉग के भी ऑडियंस की बॉडी समझ जाए कि यहाँ किस तरह का खतरा होने वाला है। पॉइंट नंबर 29, प्रोडक्शन डिजाइन में ट्रेड क्राफ्ट की ऑथेंटिसिटी लाओ। सेफ हाउसेस, इक्विपमेंट्स एंड आइडेंटिटी। वायरएफ स्पाई यूनिवर्स के सेफ हाउसेस हमेशा लग्जूरियस, वेल लिट और आर्किटेक्चुअली ब्यूटीफुल होते हैं, जो असली ऑपरेशनल सेफ हाउसेस का एग्जैक्टली ऑपोजिट है। प्रोडक्शन डिजाइन को ट्रेड क्राफ्ट की स्पेसिफिक डिटेल्स पहले रिसर्च और फिर रिक्रिएट करनी चाहिए। सेफ हाउस की डेलिब्रेट एनाटॉमी, कोई आइडेंटिफाइंग मार्क नहीं, मल्टीपल एग्जिट्स, अप्रोच रूट्स पे सर्वेलेंस की पोजीशन, काउंटर सर्वेलेंस के स्पेसिफिक मॉडिफिकेशंस और एक फील्ड ऑफिसर का इक्विपमेंट जो हॉलीवुड वाले फ्लैशी गैजेट से कहीं ज्यादा डिस्क्रीट और मॉड्यूलर होता है। गोल ये है कि कोई रिटायर्ड इंटेलिजेंस ऑफिसर ये फिल्म्स देखे और उसे अपनी रियल दुनिया की भाषा पहचाना, ना कि हॉलीवुड का फीवर ड्रीम। पॉइंट नंबर 30,
साइलेंस, नेगेटिव स्पेस और प्रोसीड्यूरल पेशेंस को ड्रामेटिक टूल की तरह यूज करो। कमर्शियल बॉलीवुड एक्शन सिनेमा साइलेंस से डरती है। हर वो मोमेंट जिसमें डायलॉग, म्यूजिक या एक्शन ना हो उसे एक डेड स्पेस मान के ट्रीट किया जाता है। तो उनका मानना है कि ये साइलेंस डाल देंगे तो ऑडियंस उठ के चली जाएगी थिएटर से। ये इंस्टेंट फिल्म को थकाने वाला बना देता है क्योंकि इमोशनल लेवल कभी नीचे नहीं जाता, इसीलिए कभी ऊपर भी नहीं जा सकता। वायरस स्पाई यूनिवर्स को अपने मैच्योर फेज में पेशेंस की ताकत सीखनी चाहिए। लंबी सर्वेलेंस सीन जिसमें कोई डायलॉग या म्यूजिक ना हो, मिशन के पहले इक्विपमेंट्स असेंबल करता एक कैरेक्टर, कम से कम वो फुटेज 2 मिनट तक रखो आप, या किसी ऑपरेटिव के चेहरे पे लिंगरिंग क्लोजअप जब वो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कर रहा हो, जो खासकर ऑडियंस को अभी नहीं पता। ये क्वाइट मोमेंट्स कमर्शियल रिस्क नहीं है, ये वो मोमेंट्स हैं जिनके बाद तुम एक्शन दिखाओगे जब, तो वो सच में एक्शन को मीनिंगफुल बनाएगा। पॉइंट नंबर 31, ऑपरेशनल और इमोशनल सीन्स के लिए एडिटिंग की अलग रिदम रखो। वायरस फिल्म्स में तुम ऑपरेशंस बोलो या फिर डायलॉग्स बोलो, दोनों में ही सेम टाइप के कट्स लगे हुए हैं। फास्ट और काइनेटिक एडिटिंग स्टाइल जिससे एक यूनिफॉर्म अर्जेंसी बन जाती है, तो असल में जरूरत के वक्त अर्जेंसी को ही कम कर देती है। फ्रेंचाइजी को 2 अलग एडिटिंग स्टाइल बनानी चाहिए। इंटेलिजेंस वर्क के लिए सर्वेलेंस स्टाइल, लंबे टेक्स, ऑब्जर्वेशनल कट्स, इंफॉर्मेशन का धीरे धीरे सामने आना, और वहीं दूसरे तरफ एक्शन के लिए काइनेटिक स्टाइल, रिदमिक एक्सेलरेशन जो कॉम्बैट के फिजिकल रिस्पॉन्स को मिरर करे। इंटेलिजेंस वर्क की धीमी रफ्तार से एक्शन के फास्ट क्योस में जाने का ट्रांजिशन खुद अपने आप में एक बहुत पावरफुल टूल है, और इसको सही से यूज करने के लिए डिसिप्लिन्ड एडिटिंग चाहिए। पॉइंट नंबर 32, ऑपरेशनल एनवायरनमेंट्स में ज्योग्राफिकली और कल्चरली स्पेसिफिक टेक्सचर लाओ। फ्रेंचाइजी की लोकेशंस अभी तक सिर्फ एक बैकड्रॉप की तरह यूज होती, ना कि स्पेसिफिक कल्चरल, सोशल और पॉलिटिकल टेक्सचर वाली जगह की तरह जो ऑपरेशन को अफेक्ट करे। इस्तानबुल में काम करता रॉ ऑपरेटिव एक स्पेसिफिक सोशल एनवायरनमेंट में है। टर्किश इंटेलिजेंस का नाटो से रिश्ता इंडियन डायस्पोरा कम्युनिटी जो कवर दे सके, और कल्चरल क्यूज जो एक ट्रेंड ऑब्जर्वर को लोकल और फॉरेनर में फर्क बताते हैं। ढाका की मिशन का ऑपरेशनल टेक्सचर काठमांडू से बिल्कुल अलग होगा, और ये फर्क स्क्रिप्ट में विजिबल, ऑडिबल और लॉजिस्टिकली इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। यही ज्योग्राफिक स्पेसिफिसिटी है जो म्यूनिक को किसी जेनेरिक मिडिल ईस्ट में बेस्ड थ्रिलर से अलग बनाती है। तो यहाँ पे पिलर नंबर 4 खत्म होता है और यहाँ से पिलर नंबर 5 शुरू होता है। और पिलर नंबर 5 में लोग डिस्कस करेंगे फ्यूचर रोड मैप और यूनिवर्स मैनेजमेंट, अल्फा, टाइगर वर्सेस पठान अगर वो होती है तो, और उसके आगे के लिए वाईआरएफ की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए उसके स्पाई यूनिवर्स को लेके इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। वाईआरएफ ने अभी हाल फिलहाल में बहुत बड़ी गलती की थी वॉर 2 में। वॉर 2 को ही मैंने कुछ पॉइंटर्स लिखा है, उसको भी फिक्स करना चाहिए था। पॉइंट नंबर 33, वॉर 2 फ्रेंचाइजी का ऑफिशियल टोनल रीसेट बनना चाहिए था। अयान मुखर्जी की डायरेक्टर वॉर 2 फ्रेंचाइजी को, पूरी फ्रेंचाइजी को सही राह पे लाने का सबसे बड़ा नियर टर्म मौका था। अयान मुखर्जी ने ब्रह्मास्त्र में यूनिवर्स माइथोलॉजी बनाने की कोशिश क्या की है, ऑलमोस्ट बना दिया था, चाहे उसका एग्जीक्यूशन परफेक्ट ना हो। इसलिए मेरे को लगता था और सबको लगता था कि वॉर 2 में जब अयान मुखर्जी साइन अप हुए थे तो वॉर 2 में कुछ अलग देखने को मिलेगा, कुछ नया देखने को मिलेगा। जो हम लोग देखे जा रहे हैं भाई, हर दूसरी मूवी ऐसा लगता है कि भाई एक ही डायरेक्टर के टेम्पलेट बनी हुई, जबकि डायरेक्टर चेंज हो रहे हैं बट वो स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है। वो जो डायरेक्टर्स अपने तरफ से जो ला रहे हैं वो आगे ही नहीं बढ़ पा रहा है, वो स्क्रीन पे ही नहीं दिख रहा है। अयान मुखर्जी डायरेक्ट कर दे धूम 4 आराम से भाई, खा डालेगा। मैं तो बोल रहा हूँ आराम से खा डालेगा वो। हाँ, क्योंकि वॉर 2 बना रहा है वो। वॉर 2 और देखना वॉर 2 बहुत तगड़ा काम करेगी, बहुत क्योंकि वो उसका वो अच्छा है, उसका स्टाइलाइज्ड फिल्म मेकर है वो। तो वो जो उसके सिनेमेटोग्राफी और जो लाइटिंग का यूज करता है ना, वो मजा दिला देगा। उसका ना ऑडियंस को लेके वो उसका जो वो पल्स जो समझता है ना, वो अभी के हिसाब से समझता है। वो ये नहीं सोचेगा कि मैं रोहित शेट्टी जैसा पहले जैसा कर दूं, वो ये नहीं सोचेगा। वो टाइम के हिसाब से वो करेगा, जैसा लोकेश विकेश करते, उसको खेलने आता है सिनेमा के साथ, तो वो खेलेगा। तो वो ट्रस्ट है ऑडियंस में। पठान के बाद वाईआरएफ यूनिवर्स का हर मूवी पठान के जैसा ही लगता है, सेम कलर ग्रेडिंग, सेम टोन, सेम टाइप की स्टोरीज भी, प्रॉपर सिनेमेटोग्राफी वही लगती है हर मूवी की आफ्टर पठान, जो सिद्धार्थ आनंद पठान में देखे गए। बट अयान इसमें कुछ अलग ला सकते थे, उन्होंने पिच भी किया होगा, बट वाईआरएफ एज यूजुअल वाईआरएफ उसने पास ही नहीं होने दिया, बिकॉज वाईआरएफ रिस्क लेना ही नहीं चाहता। एक टेम्पलेट मिल गया, उस पर छापते जाते हैं ना, नोट क्या जा रहा है, अब नहीं छाप सकते, आपका एटीएम मशीन चुका है। वॉर 2 को वॉर 1 की जो ग्लॉसी टूर्नामेंट ऑफ चैंपियंस छोड़ के कुछ हार्डर, प्रोसीड्यूरल और इमोशनल टाइट अपनाना चाहिए था। जूनियर एनटीआर का वाईआरएफ के अंदर आना एक बहुत बड़ा उनके पास हाई हैंड था। एक बिल्कुल अलग ऑपरेशनल फिलोसफी वाला कैरेक्टर बनना चाहिए था, जो ऋतिक के कबीर से शार्प तरह अलग होता, सिर्फ फिजिकल राइवलरी में नहीं बल्कि फिलोसफी और मेथड में भी। बट एट द एंड क्या हुआ हम सब जानते हैं। पॉइंट नंबर 34, अल्फा को सबसे पहले एक स्टैंड अलोन इंटेलिजेंस ड्रामा मानो, यूनिवर्स एंट्री बाद में। अल्फा आलिया भट्ट की फीमेल ओरिजिन स्पाई मूवी के साथ सबसे
सबसे बड़ी गलती ये होगी उसे कैमियोज, शेयर्ड माइथोलॉजी कॉलबैक्स और पोस्ट क्रेडिट टीज से भर दिया जाएगा और उसकी लीड कैरेक्टर को अपनी खुद की एक ऑटोनोमस आइडेंटिटी स्टैब्लिश करने का मौका ही नहीं मिलेगा। और ये सच बता रहा हूँ बहुत बड़ी गलती होगी। फीमेल लीड स्पाई फ्रेंचाइजी के सामने एक स्पेसिफिक चैलेंज से अपनी पहली फिल्म में दिखाना पड़ेगा कि उसका वजूद मर्द कैरेक्टर्स पे डिपेंड नहीं करता। फॉर वैलिडेशन अल्फा की स्क्रिप्ट पूरी तरह कंटेन्ड होनी चाहिए थी। इसमें जो प्रोटैगनिस्ट है वो एक ऐसा इंटेलिजेंस प्रॉब्लम सॉल्व करे जो सिर्फ वो ही सॉल्व कर सकती है, मर्दों के अवेलेबल ना होने की वजह से नहीं बल्कि उसकी अपनी बैकग्राउंड, स्किल्स और इंटेलिजेंस की वजह से। यूनिवर्स को जोड़ना सीक्वल में हो सकता है जब कैरेक्टर पहले से एस्टैब्लिश हो चुका हो। पॉइंट नंबर 35, अल्फा की हीरोइन को एक इंटेलिजेंस ऑफिसर बनाओ। फीमेल टाइगर या फीमेल पठान या फीमेल कबीर नहीं। किसी मेल डिफाइंड फ्रेंचाइजी को फीमेल लेड बनाने में सबसे बड़ा रिस्क ये होता है कि हीरोइन को बस एक जेंडर स्वैप्ड वर्जन बना दिया जाता है, फिजिकली परफेक्ट, इमोशनली स्ट्रॉन्ग, पेट्रियोटिक और बाकी मेल लीड जैसा ही काम करने वाली। आलिया भट्ट के कैरेक्टर का ऑपरेशनल स्टाइल फंडामेंटली अलग होना चाहिए। एक ऐसी रियल इंटेलिजेंस रियलिटी पे बेस्ड जिसमें फीमेल फील्ड ऑपरेटिव्स को अक्सर वो सोशल इन्वायरमेंट्स, कवर आइडेंटिटीज और ट्रस्ट रिलेशनशिप्स मिलते हैं जो मेल ऑपरेटिव्स को नहीं मिलते। उसका ट्रेड क्राफ्ट इसी एसिमेट्री का फायदा उठाना चाहिए। सोशल पेनिट्रेशन से इंटेलिजेंस लेना, रिलेशनशिप बेस्ड एसेट रिक्रूटमेंट, ऐसे इन्वायरमेंट्स जहां अंडर एस्टिमेट होना खुद एक टैक्टिकल एडवांटेज। ये कोई फेमिनिस्ट दिखावा नहीं है, ये ऑपरेशनली सही और ड्रामेटिकली अलग है। पॉइंट नंबर 36, टाइगर वर्सेस पठान को अर्न करना पड़ेगा, सिर्फ बॉक्स ऑफिस इवेंट की तरह मैन्युफैक्चर नहीं। फ्रेंचाइजी का इम्प्लाइड डायरेक्शन टाइगर वर्सेस पठान कन्फ्रंटेशन की तरह कमर्शियली समझ में आता है, पर नैरेटिवली इसके लिए अभी तक जरूरी ग्राउंड वर्क नहीं बिछी। ऐसे कन्फ्रंटेशन को सच में ड्रामेटिक वेट देना चाहिए। ऑडियंस को कई फिल्म्स में देखना पड़ेगा कि टाइगर और पठान की इंटेलिजेंस वर्क, नेशनल लॉयल्टी और ऑपरेशनल एथिक्स की सोच जेन्युइनली अलग डायरेक्शन में जा रही है, इतनी अलग कि उसका असली कॉन्फ्लिक्ट बिलीवेबल लगे। अभी दोनों कैरेक्टर्स फिलोसॉफिकली इतने सिमिलर हैं कि उनका कॉन्फ्लिक्ट मैन्युफैक्चर्ड स्पेक्टिकल ही लगेगा। रोड मैप में अगले 2-3 फिल्में ही इनकी आइडियोलॉजिकल सोच को अलग करना पड़ेगा, डायरेक्ट सेटअप से नहीं बल्कि उनकी अपनी अपनी फिल्मों में इनकम्पैटिबल वैल्यूज दिखा के। पॉइंट नंबर 37, एक क्रिएटिव ओवरसाइट काउंसिल बनाओ। फ्रेंचाइजी में स्लो रनर वाला मॉडल लाओ। स्पाई यूनिवर्स अभी अलग अलग कमीशन की गई फिल्मों की तरह मैनेज हो रहा है, ना कि एक प्लान्ड लॉन्ग फॉर्म स्टोरी की तरह, जिसकी वजह से कंटिन्यूटी की गलतियां, टोन में झटके और यूनिवर्स के कॉन्ट्रडिक्शन बन रहे हैं, जो फ्रेंचाइजी की सबसे बड़ी स्ट्रक्चरल कमजोरी बन गई। सोल्यूशन इसका यह है कि टेलीविजन वाला मॉडल यूज किया जाए जिसने एमसीयू को उसके पीक टाइम पे चलाया था। एक चीफ क्रिएटिव ऑफिसर या फिर शो रनर अपॉइंट करो जिसका सिर्फ एक काम है पूरे स्पाई यूनिवर्स की नैरेटिव आर्किटेक्चर और टोन को कोहेरेंट रखना, जिससे हर फिल्म के डायरेक्टर को स्क्रिप्ट नोट देने की अथॉरिटी हो। यह इंसान कोई डायरेक्टर नहीं है, ये एक मास्टर स्टोरी टेलर है। इसके पास फ्रेंचाइजी को लेके विजन और स्क्रिप्ट की समझ दोनों है। इसके बिना इंडिविजुअल फिल्म्स अलग अलग बेहतर हो सकती हैं, पर यूनिवर्स जो है वो इनकंसिस्टेंट ही लगता रहेगा। पॉइंट नंबर 38, इवेंट सिनेमा की मार्केटिंग और क्वालिटी सिनेमा की डिलीवरी को अलग अलग करो। पठान से शुरू होकर वायरएफ यूनिवर्स की मार्केटिंग मैक्सिमम प्री रिलीज तमाशे पे बेस्ड है। बड़े एक्शन ट्रेलर, पेट्रियोटिक थीम रिवील्स, इंडिया फर्स्ट, स्टार स्टडेड प्रमोशन जो ऑडियंस के एक्सपेक्टेशन को इतना काइनेटिक और ग्लॉसी बना देता है कि वो फ्रेंचाइजी के जरूरी ग्राउंडेड रेस्ट्रेंट अप्रोच से ही टकरा जाता है। स्ट्रेटेजिक सजेशन ये है कि मार्केटिंग की भाषा को स्पेक्टिकल से थोड़ा अलग किया जाए। प्रमोशन मटेरियल में आइडियाज और कॉन्फ्लिक्ट्स को भी फीचर करो, सिर्फ बड़े बड़े स्पेक्टेकुलर एक्शन सीक्वेंसेस नहीं। और वीकेंड के बॉक्स ऑफिस एक्सपेक्टेशंस रियलिटी के हिसाब से सेट करो कि मैच्योर एस्पिनाज ड्रामा की ऑडियंस फ्रेंचाइज ब्लॉकबस्टर वाली ऑडियंस से अलग होती है। 0 Dark 30 ने बड़ा पैसा कमाया था एक्शन मार्केटिंग से नहीं बल्कि ऑथेंटिसिटी के प्रॉमिस से। पॉइंट नंबर 39, टेंटपोल रिलीजेस के बीच छोटे स्टेक बड़े क्राफ्ट वाली मिड बजट फिल्म्स लाओ। फ्रेंचाइजी की एक स्ट्रक्चरल कमजोरी ये है कि हर एंट्री मैक्सिमम बजट, मैक्सिमम स्पेक्टेकल इवेंट फिल्म है, जो इतनी कमर्शियल प्रेशर बनाता है कि क्रिएटिव डिसीजंस हमेशा सेफ, फेमिलियर और स्पेक्टेकुलर की तरफ ही जाते हैं। फ्रेंचाइजी को एक चेंबर पीस इंस्टॉलमेंट से बहुत फायदा होगा। एक मिड बजट, टाइट नैरेटिव, सिंगल लोकेशन या फिर छोटे ज्योग्राफी वाली स्पाई थ्रिलर जैसे लॉक और सिकैरियो, एक फिल्म जिसका फोकस एक कैरेक्टर, एक मिशन, एक ऑपरेशनली डेंस लोकेशन पे। बजट उसका भले ही कम हो लेकिन उसमें जितना इन्वेस्टमेंट किया जाए वो क्राफ्ट पे किया जाए। और ये काम क्यों करेगा मैं बताता हूँ। ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन स्पेक्टिकल से क्राफ्ट की तरफ जाएगी, नैरेटिव एक्सपेरिमेंट के लिए लो रिस्क जगह देगा और उस किस्म का क्रिटिकल कन्वर्सेशन बनाएगा जो फ्रेंचाइजी के लॉन्ग टर्म प्रेस्टीज के लिए जरूरी है। एंड यू नेवर नो, अगर तुम इतने क्राफ्ट से कोई फिल्म बनाओ, भले वो छोटे बजट की हो बड़े बजट की, उससे फर्क नहीं पड़ता। लालो कितना कमाई थी भाई, छोटे बजट की थी ना, बट उसमें अंदर इतना क्राफ्ट था, उसको इतने बेहतरीन तरीके से बनाया गया था कि उसका रिटर्न जाके देखो एक बार कि लोगों ने कितना पसंद किया था उसको। आजकल यू नेवर नो भाई, अगर आपने क्राफ्ट अच्छा बनाया है ना, लोग देखने जाते हैं।
बशर्ते कि आपको क्राफ्ट बनाना आना चाहिए। पॉइंट नंबर 40, सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक मैंडेट, अगले 3 साल में राइटर्स रूम बनाओ, स्टंट डिपार्टमेंट नहीं। वायरएफ यूनिवर्स की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट गलती ये है कि हमेशा प्रोडक्शन वैल्यू को ज्यादा प्रायोरिटी दी गई और स्क्रीन प्ले के ऊपर उतना फोकस ही नहीं था, उसकी क्वालिटी पे उतना फोकस ही नहीं था। बजट का सबसे बड़ा हिस्सा स्टंट्स, लोकेशंस और स्टार पैकेज में गया, जबकि स्क्रीन प्ले को हमेशा कम प्रायोरिटी, कम बजट वाला एलिमेंट ट्रीट किया गया। ये कमर्शियली भी गलत है। मिशन इम्पॉसिबल, नोलन की बैटमैन ट्रिलॉजी, डैनियल क्रेज वाला बॉन्ड एरा, जिन फ्रेंचाइजी ने लॉन्जिविटी दिखाई है उन्होंने स्क्रीन प्ले डेवलपमेंट में ही सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया है। वायरएफ को एक परमानेंट फुल टाइम स्पाई यूनिवर्स राइटर रूम बनाना चाहिए। छोटी सी टीम ऑफ एक्सेप्शनल राइटर्स, तो बॉलीवुड के सॉन्ग सीक्वेंस स्पेशलिस्ट ना हो बल्कि जर्नलिज्म, जियोपॉलिटिक्स और लॉन्ग टर्म स्टोरी टेलिंग का बैकग्राउंड रखने वाले नैरेटिव आर्किटेक्ट्स हों, जिनका एक ही काम फ्रेंचाइजी के लिए 5 से 10 साल का नैरेटिव रोड मैप। हर स्क्रिप्ट की जो प्रोडक्शन में जाए उसकी स्क्रिप्ट उसी रूम से निकलनी चाहिए, उसको छोड़ के और कोई भी प्रोडक्शन ग्रीन लिट होनी ही नहीं चाहिए जब तक रूम को ना लगे कि स्क्रीन पे इसका रेडी है और ये कहानी हमारी फ्रेंचाइज में फिट होने लायक है। ये सिंगल स्ट्रक्चरल चेंज किसी भी स्टंट कोऑर्डिनेटर, वीएफएक्स स्टूडियोज या स्टार कास्टिंग डिसीजन से कहीं ज्यादा फ्रेंचाइजी के लिए करेगा। अब अगर तुमने इतना सुन लिया है तो फाइनल वर्डिक्ट भी सुनते जाओ। वायरएफ का जो स्पाई यूनिवर्स फ्रेंचाइज है वो फ्लॉप नहीं है, ये अपनी असली पोटेंशियल से कम पे चल रहा है। वायरएफ यूनिवर्स एक फ्लॉप फ्रेंचाइज नहीं है, ये एक ऐसा फ्रेंचाइज है जिसने अपनी असली नैरेटिव पोटेंशियल से कहीं कम लेवल पे रहते हुए भी मैसिव कमर्शियल सक्सेस पाई है। और अब वो पॉइंट आ गया है जहां पोटेंशियल और एग्जीक्यूशन के बीच का गैप कमर्शियली भी खतरनाक बन गया है और आर्टिस्टिकली भी डिफेंड नहीं हो सकता। जो ऑडियंस पठान और टाइगर 3 के लिए थिएटर भर देती है वो कोई नादान ऑडियंस नहीं है जो सिर्फ तमाशा चाहती है। ये वो ऑडियंस है जो इस फ्रेंचाइजी को उसी तरह प्यार करना चाहती है जो ये फ्रेंचाइजी डिजर्व करता है। और बार बार डिसअपॉइंट होने के बाद भी वो ऑडियंस थिएटर जाती है यही सोच के कि शायद इस बार राइटिंग भी स्टार जैसी बड़ी होगी। फ्रेंचाइजी का काम इस ऑडियंस को बड़े एक्शन सीक्वेंसेस देना नहीं बल्कि स्क्रिप्ट्स देना है, कहानियां देना है, स्क्रीन प्ले देना है। ये मैंने वायरएफ के लिए प्रॉपर ब्लूप्रिंट बना के दे दिया है कि वो कैसे सुधार सकते हैं अपने यूनिवर्स को। बट मेरा सवाल सिर्फ ये है, क्या यश राज फिल्म्स के अंदर ये हिम्मत है कि वो ओपनिंग वीकेंड के पीछे भागना बंद करे और अपनी वायरएफ स्पाई यूनिवर्स की लेगेसी बनाना शुरू करे। फाइनली खत्म करते हैं। दैट इज फॉर द वीडियो गाइस। वीडियो काफी लेट है, मैं थोड़ा फंस गया था कहीं पे, बट कोई दिक्कत नहीं। वीडियो लेट है तो क्या बात है भाई, फुल्ली डिटेल के साथ तो आई है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगली वीडियो होने वाली है कांतारा के ऊपर की, जो कांतारा चैप्टर 1 आई थी उसके ऊपर प्रॉपर ब्रेक डाउन होने वाला है कि उसमें क्या क्या कैसे कैसे उसकी फिल्म मेकिंग टेक्निक्स कैसी थी, उसमें क्या ऐसे एलिमेंट्स थे जो वो इतनी हिट हो गई, लोगों ने इतना पसंद किया, और उसके माइथोलॉजी में ऐसा क्या था जो उससे पहले इंडियन सिनेमा में देखा ही नहीं गया। तुमको अगर ऐसे ब्रेकडाउन, ऐसे डिटेल्स ब्रेकडाउन देखने अच्छे लग रहे हैं, लंबे लंबे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। और मिलते हैं अगली किसी